जी, दोस्तों नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करूंगा कि आप सभी सकुशल होंगे। देखिए साथियों, अपने चल रहा था प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये किसी शब्द के अंत में लगते हैं, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, शब्दांश होते हैं और ये शब्द के अंत में लगकर उसको परिवर्तन या विकार ला देते हैं। इनमें संधि नियम लागू नहीं रहता है। दो पढ़ाए थे मैंने आपको, कृत प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। कृत्वा या कृदंत प्रत्यय मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, उसके 5 भेद पढ़ाए थे। एक बार मैं आपको बिल्कुल शुरू से वापस जानकारी दे देता हूँ और आज हम तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? तो कल हमने जो पढ़ा था ना आपके कृदंत प्रत्यय, इसकी बिल्कुल मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ वापस। ठीक है? इसके अंदर आपको कौन कौन सी बात याद रखनी है वो ये बता रहा हूँ। ठीक है? सबसे पहले पढ़ा था हमने आपके कर्तृवाच्य कृदंत प्रत्यय। ठीक है? दूसरा पढ़ा था हमने आपके कर्मवाच्य। तीसरा पढ़ा था हमने करण। चौथा पढ़ा हमने भाववाच्य। ठीक है? और पांचवा पढ़ा था हमने क्रिया। ठीक है दोस्तों? अब इसके अंदर क्या याद रखना कि क्रिया का बोध होता है, यानी कि अपने हर देखो हर परिभाषा लिखी थी ना, उसमें ऐसे लिखा था कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, क्या लिखा था? जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, ठीक है, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह कर्ता के अर्थ का बोध करवाए तो कर्तृवाच्य, करण का बोध करवाए तो क्रमवाच्य, करण की यानी साधन या माध्यम का बोध करवाए तो करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता, और वह यदि भाव का बोध करवाए और वह क्रिया का ही बोध करवाए तो ये होता है। देखो कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और उससे बनने वाला जो यौगिक होता है दोस्तों, वो आपके कृदंत प्रत्यय होता है। ये तो बात थी अपने उसमें। ठीक है? इसके अंदर मैंने आपको बहुत ज्यादा उदाहरण लिखाए थे और उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ में भी आया होगा। तो आज मैं आपको ना इसका जो दूसरा भेद है, इसका जो दूसरा भेद है तदित प्रत्यय, तदितांत प्रत्यय, ऐसे कर लेते हैं ना। ठीक है? तो ये जो अपना जो भेद रहेगा आज, इसको देखो, इसको आपके मैंने 5 भेद पढ़ाए थे और इसके मैं आज आपको 6 भेद पढ़ाऊंगा। 6 में से मैं आज आपको 3 पढ़ा दूंगा और 3 मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। पढ़ाने में तो मैं 6 आज ही पढ़ा दूं, लेकिन आपके क्या ये डोज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रत्यय जो उपसर्ग दोनों टॉपिक है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण वाले टॉपिक है। केवल समझने की बात इनमें केवल परिभाषा होती है और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे आपको याद रखना। ठीक है? तो इसको भी मैं आपको 6 भेद करूंगा इसके। ठीक है? तो 6 भेद कौन कौन से करूंगा एक बार आप समझ लीजिए, फिर हम एक एक को पढ़ेंगे। देखो सबसे पहली बात, जो कर्तृवाच्य है ना वो भी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है? तो कर्तृवाच्य इसमें भी पढ़ेंगे, यानी कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। ठीक है? फिर पढ़ेंगे आपके भाववाच्य। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भाववाच्य तदित प्रत्यय। फिर पढ़ेंगे आपके संबंधवाचक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? संबंधवाचक इसमें है नहीं, इसका भेद है संबंधवाचक। ठीक है? नंबर 3 में पढ़ेंगे आपके ऊनता, हीनता, लघुता। ठीक है? और नंबर 5 में पढ़ेंगे आपके अपत्यवाच्य, अपत्यवाचक या संतान बोधक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अपत्यवाचक या संतान बोधक। और नंबर 6 पे पढ़ेंगे आपके स्त्रीवाचक, स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय। ठीक है? स्थान बोध आपकी जो संबंध बोधक है दोस्तों, इसको ही आपके स्थान बोधक भी बोल देते हैं। ठीक है? तो ये पढ़ेंगे। और देखो इसमें क्या आता है दोस्तों आपके तदितांश प्रत्यय में, यानी जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय भी लेते हो ना, संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय के साथ में यदि प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और उससे जो बनने वाला जो यौगिक होता है वो आपके तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय कहलाता है। और इसमें हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्रिया या मूल धातु के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है? उसमें याद रखना आपके एक तो संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, विशेषण का या अव्यय के साथ में यदि प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो वह आपके तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय कहलाता है। और इसके हम 6 भेद करेंगे। पहला पढ़ेंगे आपके कर्तृवाचक, जो किसी कर्ता का बोध करवाएगा। किसका करवाएगा दोस्तों? आपके कर्ता का बोध करवाता है। 2 नंबर पढ़ेंगे आपके भाववाच्य, भाववाच्य के अंदर भाव का बोध करवाएगा। ठीक है? 3 नंबर पढ़ेंगे आपके संबंध या स्थानवाचक, जो किसी के संबंध या स्थान का बोध करवाएगा। ठीक है? उदाहरण इतने याद करवाऊंगा, ऐसे रिलेटिव याद करवाऊंगा कि आप हमेशा इसको याद रखोगे, कभी भी भूल भी नहीं पाओगे। ठीक है? नंबर 4 पढ़ेंगे हम ऊनता, हीनता, लघुता, यानी कि छोटा होने का बोध करवाए। नंबर 5 पढ़ेंगे आपके अपत्यवाचक या संतान बोधक। ठीक है? यानी कि ये किसी के उत्पन्न होने का बोध करवाए। किसका बोध करवाए साथियों? उत्पन्न होने का बोध करवाए। और स्त्रीवाचक में आप सभी को पता है कि स्त्री जाति का बोध करवाए।
स्त्री जाति का बोध करवाए। देराणी, जेठानी, सेठानी, ठकुराइन, ठकुरानी, ठीक है, मोदियाइन, ललाइन, ये जो जितने भी शब्द है दोस्तों मैं आपको बिल्कुल इसी वीडियो में कंठस्थ याद करवाऊंगा। और एक भी मैं आपको उदाहरण ऐसा है कि नहीं है कि जो आपको वो आए नहीं। हर चीज़ को मैं बिल्कुल खोल खोल के रखूंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा हर चीज़ को। आप तो बस मेरे साथ ये वीडियो पूरा देख लेना। बस वीडियो अगर आपने देख ली साथियों तो आपका काम 100% मैं पूरा इसी में कर दूंगा। ठीक है, ये तो ये अपने नॉर्मल बात। अब हम एक एक को विद्युत रूप से पढ़ेंगे। और आज अपन जो पढ़ेंगे वो है आपके तदित या तदितांत प्रत्यय। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए नंबर 2। ठीक, कृत्या कर्दंत प्रत्यय आपके हो चुका था, 5 भेद बताए थे मैंने उसके। और आज पढ़ेंगे हम 2 नंबर पर। ठीक है, तो नंबर 2 पे आप हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ मैं। देखो, जो मैं अब आपको पढ़ाऊंगा ना तदितांत प्रत्यय, ये 6 के भेद अभी मैंने आपको पूरा खोल के समझा दिया, एक एक डिटेल। केवल अब मैं आपको लिखाऊंगा, उदाहरण बताऊंगा और वापस समझाऊंगा, उदाहरण बताऊंगा, लिखाऊंगा, समझाऊंगा, परिभाषा लिखाऊंगा, यही काम करूंगा। जो भी समझाना था ना पूरा का प्रत्यय मैंने आपको वापस रिवाइज करवा दिया। यानी कि मैंने मात्र आपको 5 मिनट में पूरा का पूरा प्रत्यय याद करवा दिया। अगर आपने भी कंटिन्यूटी रखी, बार बार इसी नोट्स को आपने रिवाइज किया, तो मेरी कसम है आपको ये है ना पूरे के पूरे मेरे को याद है जैसे कि जैसे आपको याद हो जाएंगे। बस जरूरत है तो बार बार रिवाइज की। ठीक है, तो आज नंबर 2 पे पढ़ेंगे आपके तद्धित या तद्धितांश प्रत्यय। कौन सा दोस्तों? तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय, है ना। ठीक है, तद्धित या तद्धितांश प्रत्यय ऐसे मान लो, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और क्रिया के अर्थ का बोध करवाए। ठीक है, तो वो आपकी उसमें पढ़ा था, लेकिन हम क्रिया को छोड़ देंगे, यानी कि क्रिया नाम का इसमें कोई भी शब्द नहीं आएगा। और एक बात याद रखना जरूर जरूर, इसके अंदर केवल संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, इनका प्रयोग होगा, और किसी चीज का प्रयोग नहीं होगा। अव्यय का होगा, इनका होगा, बाकी और किसी चीज का भी प्रयोग। ठीक है, आप भी साथ साथ इसकी परिभाषा लिख लीजिए। तद्धितांश प्रत्यय, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वह देखो परिभाषा लिखिए, जब किसी संज्ञा, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ, अव्यय के साथ प्रत्यय का प्रयोग, परिभाषा साथ साथ लिख लीजिए, प्रत्यय का प्रयोग किया, प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो उससे बनने वाला यौगिक शब्द तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय कहलाता है, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जल्दी से परिभाषा नोट कीजिए दोस्तों, और इसके आगे लिखते हैं। देखो, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और उससे बनने वाला जो यौगिक होता है, ठीक है, तो वो आपके तद्धित या तद्धितांश प्रत्यय कहलाता है दोस्तों। और इसके भेद लिख लीजिए पहले, ना, ये भी आपके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, भेद या प्रकार, इसको हम 6 प्रकार से 6 भेद पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल टुकड़ों में पढ़ेंगे, आपको भी समझने में आसानी रहेगी। तो नंबर 1 पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन एक बार व्यवस्थित नोट्स भी हो जाएंगे आपके, और आपको पता भी चल जाएगा कौन सा भेद क्या होता है, क्योंकि वो चीज़ मैंने आपके मिटा दी थी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले पढ़ेंगे आपके कर्तृवाचक तद्धितांश या तद्धित प्रत्यय। ठीक है, मैं केवल इतना की लिख रहा हूँ, आप समझ आना कि बात इसकी की जा रही है। ठीक है, देखो, कर्तृवाचक के बाद में पढ़ेंगे आपके भाववाचक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भाववाचक। भाववाचक के बाद में पढ़ेंगे आपके संबंध या स्थान वाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, नंबर 3 में पढ़ेंगे आपके ऊनता
हीनता, ऊनता, हीनता, लघुता, वाचक, तद्धित प्रत्यय। ठीक है। और नंबर 4 पढ़ेंगे आपके, 5 पढ़ेंगे आपके अपत्य वाचक, या इसी को बोल देते हैं आपके संतान वाचक। ठीक है। और नंबर 5 6 पे पढ़ेंगे आपके स्त्री वाचक, तद्धित प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, तो ये आप साथ के साथ उतार लीजिए बिल्कुल। 4 5 6। ठीक है, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। कर्तृ वाचक, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो आप समझ जाना, ये मैंने इनका पुनरुक्ति सूचक जो चिन्ह है इसका प्रयोग कर दिया है, तो आप खुद समझ जाना कि मैंने कौन सी बात लिखी है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कारक पहले, सॉरी, विराम चिन्ह मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, कारक भी आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। तो बात करेंगे दोस्तों आपके कर्तृवाचक, और इसमें देखिए दोस्तों मोस्ट बात यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, हर चीज़ की एक एक बात लिख लीजिए ताकि आपको पता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स भी हो जाएंगे। यानी कि इसमें क्या करवाएगा, कर्ता का बोध करवाएगा, कर्ता का बोध करवाएगा। भाव के अंदर आपके भाव का बोध होगा, भाव का बोध होगा। ठीक है, और आपके संबंध या स्थान में आपके संबंध का बोल दो या स्थान का बोध होगा, संबंध का बोध होगा। ठीक है, साथ के साथ छाप लो इनको। ऊनता, हीनता, लघुता, यानी कि क्या, किसका बोध होगा, आपके छोटा होने का, या छोटा रूप मान लो, छोटा रूप का बोध, छोटा रूप का बोध होगा। आगे अपत्यवाच्य या संतानवाच्य, यानी कि उत्पन्न होने का बोध होगा। किसका बोध होगा दोस्तों, आपके उत्पन्न होने का, उत्पन्न होने का बोध होगा। ठीक है, और स्त्रीवाचक में आपके स्त्री का बोध होगा, स्त्री का बोध होगा। साथ के साथ छाप लीजिए। और नंबर 1 पे हेडिंग लगाइए आपके कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो अब हम देखिए विद्युत रूप से एक एक भेद को पढ़ेंगे। आज 3 भेद पढ़ेंगे। ठीक है, 3 कलर पढ़ लेंगे क्योंकि अपने वीडियो भी लंबा नहीं होगा, तो आपने उतार ही लिया होगा। और नंबर 1 पे अपन हेडिंग लगाते हैं। देखो हेडिंग क्या है, इसको मैं रहने देता हूँ इसे। ठीक है, नंबर 1 वैसे हुआ ही अपने, तो अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं दोस्तों। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या अव्यय के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और वह का मतलब होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय किसका बोध करवाए, कर्ता के अर्थ का बोध करवाए, तो वहां पर आपके कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं पुनः ना। परिभाषा लिखिए, देखो, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय भी लिखो ना, अव्यय के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वह, देखो हमने, देखो अब मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूँ परिभाषा। देखो, या तो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या अव्यय के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और मैंने आपको जब कृत या कृदंत प्रत्यय पढ़ाया था ना, उसमें मैंने लिखा था कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता। और अब मैं आपको यहाँ ये चीज लिख रहा हूँ कि जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो उससे जो बनने वाला यौगिक होता है वो आपके तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो फिर हम जो इसकी परिभाषा लिख रहे हैं आपके भेद या प्रकार नंबर 1 पढ़ रहे हैं आपके कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें आपके कर्ता का अर्थ का बोध करवाएगा। इसमें क्या परिभाषा लिखी हमने, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह कर्ता के अर्थ का बोध करवाए। किसका बोध करवाए दोस्तों, आपके, देखो ये बात मैंने आपको यहाँ लिखवा भी दी है। किसका बोध करवाएगी दोस्तों, आपके वह यौगिक, या ऐसे बात छोटी परिभाषा लिख लीजिए, वह कर्ता के और वह प्रत्यय। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, वह प्रत्यय, है ना। थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, और वह प्रत्यय भी कर्ता के
अर्थ का बोध कराए तो वह क्या होगा? आपके कर्तृवाचक कर्तृदंत प्रत्यय होगा। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है ना, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अब जैसे इसके उदाहरण लिखेंगे दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल जितने भी उदाहरण होंगे ना दोस्तों, वो मैं आपको इसके अंदर लिखा दूंगा, एक भी आपके डाउट नहीं रखूंगा मैं। जैसे लिखिए, पहले आप उदाहरण लिख लीजिए, माली, तेली, कुम्हार, कहार, लुहार। ठीक है, ये तो इतने हो गए। और अब इधर और लिख लीजिए दोस्तों आपके, जैसे आपके स्वर्णकार, स्वर्णकार, चर्मकार, अफीमची। उदाहरण साथ साथ लीजिए, एकदम एक बार साथ में आपको समझा दूंगा मैं आपको। अफीमची, ठीक है, और आपके खजांची, ठीक है, खजांची भी इसी का हो जाएगा आपके, अफीमची, खजांची, ठीक है। और इसके बाद लिख लीजिए दोस्तों आपके स्वर्णकार, अफीमकार, दस्तकार, दस्तकार, ठीक है, थानेदार। यहाँ तक दिख रहा है क्या? थानेदार शायद दिख रहा होगा यहाँ तक, थानेदार तो ठीक है। अब आगे ले लीजिए, थानेदार के बाद में ले लीजिए आपके चौकीदार भी आ जाएगा इसके अंदर आपके। देखो अब एक बार मैं आपको यहाँ तक समझा देता हूँ, और भी अगर लेना चाहे तो आप ले लेते। साहूकार, साहूकार, जमींदार, जमींदार, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, दयालु, ईर्ष्यालु, दयालु। फिर आ जाएगा आपके श्रद्धालु, ठीक है। फिर आपके आ जाएगा जैसे कि श्रद्धालु, दयालु, ईर्ष्यालु, और ठठेरा भी आ जाएगा, ठठेरा, कसेरा, जादूगर, जादूगर, ठीक है। यहाँ तक तो इतने उदाहरण हो गए, यानी कि आप देख लो, मैं आपको लगभग 5, 5, 10, 15 यानी कि 15 उदाहरण से मैं आपको इस प्रत्यय को समझाऊंगा, और एक भी आपको डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए दोस्तों, बात करेंगे आपको समझने की, ये केवल प्रत्यय के साथ प्रयोग किया जाएगा और कर्ता के अर्थ का बोध करवाएगा, एक ही बात याद रखनी है, ठीक है। तो अब बात करेंगे दोस्तों आपके माली, ठीक है दोस्तों। तो माली में क्या है? आपके प्रत्यय लगा आपके, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको एक एक चीज के माध्यम से आपको हर चीज करवाऊंगा, एक भी मैं आपको ना ऐसे नहीं कि इस चीज को छोड़ दूंगा, हर चीज में आपको बिल्कुल डिटेल के साथ समझाऊंगा। आप तो अब देखिए, मैं आपको पहला समझा रहा हूँ आपके माली, यानी कि माल धन में ई। कौन सा प्रत्यय लगा दोस्तों इसके अंदर? आपके ई प्रत्यय लगा। तेली में, तेली के अंदर देखिए आपके तेल धन में ई, ठीक है। देखो कुम्हार के अंदर देखिए आपके कुम धन में हार, कुम धन में हार, कुम्हार, ठीक है। कहार में देखिए आपके कह धन में हार, ठीक है। लोहार में देखिए आपके लोहा धन में हार, लोहा धन में हार, ठीक है। ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें आपके इसी के अंदर आ जाएगी। और अपन जो आगे बात करेंगे दोस्तों, बिल्कुल एक एक चीज में आपको कंठस्थ करवाऊंगा, यहाँ तक आपके जल्दी से इसको उतार लीजिए, और आगे देखते हैं अपन इसी चीज को। आगे दिया आपके स्वर्णकार, स्वर्ण धन में कार, क्या आ जाएगा दोस्तों आपकी? स्वर्ण धन में कार, ठीक है। आगे दिया आपके चरमकार, चरम धन में कार, ठीक है। आगे दिया अफीमची, अफीम धन में ची, अफीम धन में ची, ठीक है। तो आगे आ जाएगा खजांची, खजान धन में ची, ची यानी कि ची इसके अंदर आपके प्रत्यय खजाना ना, खजान धन में ची, है ना। तो आपके दस्त धन में कार, दस्त धन में कार, एक मिनट ना, दस्त धन में कार आ जाएगा। थानेदार, थाने धन में दार,
थानेदार हो जाएगा। आगे है साहूकार, साहू धन में कार, साहू धन में कार, ठीक है। आगे दिया है आपके जमींदार, जमीन धन में दार, ठीक है दोस्तों। ईर्ष्या धन में आलू, क्या हो जाएगा, ईर्ष्या धन में आलू, यानी कि ईर्ष्यालु हो जाएगा। दया धन में आलू, दयालु हो जाएगा, दया धन में आलू। ये सभी कर्ता का अर्थ का बोध करवा रही, ठीक है। एक बार और समझा दूंगा मैं आपको, सरदा प्लस में आलू, सरदालू, सरदा प्लस में आलू। आगे ठाट धन में एरा, ठाट धन में एरा प्रत्यय, है ना। आगे देखो आपके कांसा धन में एरा, खांसा धन में एरा। नशेड़ी गंजेड़ी भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखा आपके जादू धन में कार, ठीक है। यहाँ तक उतारिए दोस्तों। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, माली कौन होता है? माली कर्ता का अर्थ का बोध कराई, यानी कि आदमी का नाम है, ठीक है, यानी समाज का नाम है, तो किसी जाति का नाम है, ठीक है। यानी कि माली है, तेली है, कुमदनहार है, कह धन में आर है, लोहा धन में हार, लुहार हो जाएगा, कह धनहार कहार हो जाएगा, कुमदनहार कुमार हो जाएगा। स्वर्ण काम करने वाला, चर्म का काम करने वाला, अफीम का काम करने वाला, खजाने काम करने वाला, दस्तकार यानी लिखने का काम करने वाला। थानेदार आपको पता ही है, वो आपको बनना ही है, ठीक है। साहूकार यानी कि जो पैसे वैसे देते हैं, सेठ साहूकार वो हो गए। जमीन का मालिक जमींदार हो जाएगा। ईर्ष्यालु जो किसी से ईर्ष्या राग द्वेष रखने वाला। आगे आपके दया का भाव रखने वाला। श्रद्धालु जो यात्री होते हैं। ठठेरा जो ठाड़ का काम करता है, वो बर्तन ठीक रहा वो वाला। कचेरा जो खांसा वगैरह इनका काम करता है। जादूगर आपको पता ही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब है, उनके लिए ये प्रयोग किया जाता था। और ये चीजें, ये सब कर्ता के अर्थ का बोध करवाई। एक भी चीज आप बता दो इसमें वो चीज नहीं है। अब देखो, मैंने आपको हर चीज के लगभग 15-20 उदाहरण लिखा है। इनको व्यवस्थित क्रम से जमाइए और नंबर 2 पे हेडिंग लगाइए आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो नंबर 2 पे पढ़ेंगे अपन भाववाचक। ये ऊपरी लाइन मिटा रहा हूँ, जब तक नीचे वाली आप जल्दी से उतारो। बिल्कुल एक एक जो मैं चीज़ के नोट कर देता हूँ ना, वो चीज़ समझ आना कि आपके मोस्टर केवल उसी चीज़ से आपको पूरी की पूरी लाइन याद करनी, ठीक है। अब भाव में क्या करेंगे दोस्तों, किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा और वह यौगिक जो या वह भी किसका बोध करवाएगा, भाव का बोध करवाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा आपके। जैसे कि ममता हो गया, ममत्व हो गया, निजता हो गया, ये सारे शब्द है ना। जैसे कि अमीरी, गरीबी, मोटापा, बुढ़ापा, जवानी, ये वाले शब्द, अच्छाई, बुराई, ये सारे के सारे उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं ऐसा कोई चीज़ का डाउट नहीं रहेगा ना कि आपको उस चीज़ में डाउट रहेगा। सारा का सारा कंटेंट मैं आपको मुंह पे याद करवाऊंगा। बस शर्त एक है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो नंबर 2 पे हेडिंग लगाते हैं अपन। इसके बाद वो कहते हैं ना कि मंजिल को अपना मान लिया मुश्किल को, अब आसान किया मुश्किल को। वो जो कहानी है ना, वो वाली। मेरे को इतनी शायरी वगैरह आती नहीं है कि अब आपको सफलता लेनी है तो इसके लिए अब आपको जी जान तो लगानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर चीज़ हलवा नहीं होती, हलवा होती तो आज हर कोई नौकरी होता। बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ेगी। कड़वा सत्य यही है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को तो आप उतार लीजिए। और बिल्कुल परसों या जो भी 2-3 दिन नेक्स्ट आने वाले, इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल इसी चीज़ की वापस प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा। फिर उसके अंदर आपके जितने भी जो आपके कमज़ोर पॉइंट रहे हैं वो आपके वहाँ पता चल जाएगा और आप कमेंट कर देना और मैं आपको उसका बिल्कुल आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो अब देखिए दोस्तों, नंबर 2 पे बात करते हैं आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय किसका बोध करवाएगी दोस्तों? ये आपके भाव के अर्थ का बोध करवाएगी। भाव का बोध, ठीक है। यानी कि जब किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह प्रत्यय भाव के अर्थ का बोध करवाए तो वहां पर आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा। क्या होगा दोस्तों? भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा। यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ यदि हमें आपके कर्ता का प्रयोग किया जाए,
ठीक है। तो वह यानी प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह आपके कर्ता का बोध करवाए तो वहाँ कर्तृवाच्य होगा, और वही जब आपके भाव का बोध करवाएगा तो वह आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। इस परिभाषा को लिख लेते हैं और उसी तरह आपको मैं 15 या 20 उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, एक भी आपको डाउट नहीं रखूंगा। ठीक है, देखो अब समझते हैं, यानी कि जब किसी परिभाषा लिखी थी दोस्तों, जब किसी संज्ञा सर्वनाम, देखो वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके संज्ञा के लिए आता है, लेकिन ये चीज़ें अपन को लिखनी होती है इसलिए लिख लेते हैं। बाकी जो मेन जो चीज़ आती है ना प्रत्यय के अंदर वो आपके संज्ञा ही काम करती है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, विशेषण या सॉरी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय, अव्यय के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वह भी, देखो वह प्रत्यय भी ऐसे कर लेते हैं, वह प्रत्यय भी भाव के अर्थ का बोध करा, बोध कराए तो वह भाववाचक, भाववाचक तद्धित, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा के लिखी मैंने, देखो जब किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के या अव्यय के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह प्रत्यय भी भाव के अर्थ का बोध करवाए, भाव के अर्थ का बोध करवाए तो वहां पर आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा। अब देखिए दोस्तों उदाहरण के माध्यम से हर चीज को मैं आपके खोल के कैसे रखता हूँ। ठीक है, जैसे, ठीक है बिल्कुल मैं आपके 4 सेट पे लिखूंगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आपके निजता, निज धन में ता। ठीक है, निजत्व, क्या लिखा मैंने आपके निजत्व, निजत्व, ममता, ममता, ममत्व। ठीक है, आगे देखो अमीरी, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ापा। ठीक है, ईमानदारी। अगर आपको आ रहा है ना दोस्तों तो आप मेरे साथ साथ इनका ये बना दीजिए, ईमानदारी, बेईमानी, बेईमानी। ठीक है, ईमानदारी, बेईमानी, ये जो जितने भी शब्द है दोस्तों ये तो इसके अंदर आएंगे आएंगे। और भी देख लीजिए दोस्तों इसके साथ आपके ईमानदारी, बेईमानी और ठीक है, अब तक यहाँ तक तो मैं आपको समझा देता हूँ। और भी देख लीजिए दोस्तों आपके लड़कपन, लड़कपन, बचपन, और एक यहीं पे कर देता हूँ मैं आपके फक्कड़पन, फक्कड़पन। ठीक है, इनका तो मैं आपके जो प्रत्यय वो अलग करके दिखाऊंगा और 5-7 ऐसे मैं आपको उदाहरण बताऊंगा जिसके माध्यम से आप और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपके। और भी कोई डाउट रहेगा तो मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक तो मैं आपको बताता हूँ। देखो निज धन में ता, क्या कौन सा प्रत्यय दोस्तों आपके निज धन में ता, निजता। देखो निज धन में त्व, निज धन में त्व प्रत्यय इसके अंदर, मम धन में ता, ममता यानी कि माँ की ममता, भाव के अर्थ का बोध करा रहा। ममत्व, ये क्या है दोस्तों, ये भी आपके भाव का बोध करवा रहा। मम धन में त्व प्रत्यय। आगे देखो अमीरी, क्या है दोस्तों आपके भाववाचक संज्ञा। देखो अमीर आता तो विशेषण हो जाता, अमीरी है तो क्या है दोस्तों आपके ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, तो अमीरी से क्या करोगे दोस्तों आपके अमीर धन में ई प्रत्यय। देखो गरीब धन में ई प्रत्यय है। ठीक है,
आगे देखो, जवान धन में ई प्रत्यय है, ठीक है। और भी मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा। बूढ़ा धन में आपा, बुढ़ापा हो जाएगा, यानी कि आपा प्रत्यय। ईमान प्लस में दारी, ईमान धन में दारी प्रत्यय है। ईमान प्लस में दार भी हो जाता है, ईमानदार भी करोगे तो भी ठीक है, या ईमानदारी करोगे तो भी ठीक है। बेईमान क्या हो जाएगा आपके, बेईमान धन में ई। देखो ईमानदार प्लस में ई भी करोगे तो भी सही है, ईमानदारी आप इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ईमानदार प्लस में ई, बेईमान प्लस में ई। लड़क यानी कि लड़का प्लस में पन, लड़कपन हो जाएगा। बच्चा प्लस में पन, बचपन हो जाएगा, ठीक है। और फक्कड़ प्लस में पन, फक्कड़ पन हो जाएगा। यानी कि ये जितने भी उदाहरण हैं दोस्तों, आपके भाव का बोध करवा, यानी निजता एक भाव है, निजत्व एक भाव का बोध करवाता। ममत्व, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, बेईमानी, ईमानदारी, ये जितने भी शब्द लिखा है दोस्तों, ये आपके इसी का बोध करवाते हैं। और अब मैं आपको केवल, अब आपको ये आपको खुद को करना है, और नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रख लेना कि इसके अंदर आपके आई प्रत्यय क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके आई से बनाओ। भलाई, बुराई, देखो भलाई, बुराई, और देखो अच्छाई, ठीक है। यानी किसी की भलाई करना, अच्छाई करना, बुराई करना, और भलाई बुराई, ठीक है। अब इसके दास में देखिए दोस्तों, आपा क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, जैसे कि बुढ़ापा, मोटापा, रंडापा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, बुढ़ापा, मोटापा और रंडापा। रंडापा में दोस्तों आपके अपा प्रत्यय, ठीक है। और आगे देखिए दोस्तों आपके त्व प्रत्यय में, ठीक है दोस्तों। यानी कि निजत्व अभी हमने किया वही आ जाएगा, निजत्व, महत्व, ममत्व, महत्व, ममत्व, निजत्व, ठीक है। निजत्व, महत्व, ममत्व, ये सारे के सारे इसी के आ जाएंगे। और देखिए दोस्तों आपके आई, अपा, और अब अंतिम रह जाता आपके ता प्रत्यय। कौन सा रह जाता दोस्तों आपके, ता, यानी कि सुंदरता, मधुरता, क्या हो जाएगा, सुंदरता, मधुरता, संदूरता, मधुरता, सामाजिकता, सामा, एक मिनट ना, सामाजिकता, ठीक है। ये जितने भी आपके सुंदरता, मधुरता, सामाजिकता, ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये इसके अंदर आ जाएंगे। कायरता भी आ जाता है इसके अंदर, आपके नैतिकता भी आ जाता है, ठीक है। और लिख लीजिए कायरता, कायरता, या फिर आपकी नैतिकता, ये इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपके त्व प्रत्यय वाले भी लिखा दिया मैंने आपको, और एक अगर आप पन वाला भी लिखना चाहो तो लिख लो, पन प्रत्यय, ठीक है। बचपन अभी लिखा वैसे मैंने, लेकिन एक बार और लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बचपन, ठीक है। और बचपन के साथ आपके पकड़पन भी लिखा है, वो भी लिख लीजिए, पकड़पन, बचपन, पकड़पन, और लड़कपन भी लिख लीजिए, है ना, लड़कपन, है ना। ये आपके लड़कपन, ये हो जाते हैं आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और वह भी प्रत्यय के अर्थ का ही बोध करवाता है दोस्तों, यानी कि भाव के अर्थ का बोध करवाता है, तो वो आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय में चला जाता है। अब यानी मैंने आपके लिखा है, ये सारे के सारे आपके भाव का बोध करवा रहे हैं, यानी कि ये चीज़ें तो मैंने आपको प्रत्यय हटा के बता दिया है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, और इनके अंदर मैंने बता दिया आपके भलाई है, अच्छाई है, बुराई है, ठीक है। और आपा प्रत्यय हैं, जैसे कि बुढ़ापा में, मोटापा में, रंडापा में। पन में देखो बचपन है, फकड़पन है, लड़कपन है। तो में देखो निजत्व, ममत्व, महत्व है, ठीक है, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। और देखो ता प्रत्यय सुंदरता, मधुरता, कायरता, सामाजिकता और नैतिकता, ये तो हो जाता आपके नंबर 2। अब इसके बाद में बात करेंगे आपके नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं, बिल्कुल ही शानदार, संबंध या स्थानवाचक। कौन सा आ जाएगा दोस्तों आपके, संबंध बोधक या स्थान बोधक, एक ही बात है, ठीक है। उसके अंदर आपके जैसे कि मामेरा, नन्नेरा, ननिहाल, ददीहाल, ये चीज़ें है ना, ये उसके अंदर आपके संबंध का बोध करवाएगा। मौसेरा, ठीक है, मामेरा, चाचेरा, ककेरा, ठीक है, भारतीय, सामाजिक, वैधानिक, संवैधानिक, ये इसके उदाहरण आ जाएंगे। यानी कि जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और वह प्रत्यय भी संबंध के अर्थ का बोध करवाता है,
उसके अंदर आपके ये आ जाएंगे। ठीक है, हर चीज़ को मैं दोस्तों बिल्कुल डिटेल के साथ खोल खोल के रख रहा हूँ, तो आप भी ना थोड़ा मेरा साथ दो, ताकि आपको मैं क्या है कि हर चीज़ बिल्कुल आपको यूट्यूब में फ्री उपलब्ध करवा दूँ। तो 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके संबंधवाचक। बात करता हूँ दोस्तों मैं आपके संबंधवाचक या स्थानवाचक। संबंधवाचक या स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय है ना। ठीक है, किसका अर्थ बोध करवाएगा दोस्तों? आपके संबंध का बोध करवाएगा। ठीक है, संबंध का जब किसी परिभाषा लिख लीजिए ना, समझा तो मैंने आपको दे दिया, और भी समझा दूंगा। परिभाषा लिख लीजिए पहली। देखो, जब किसी संज्ञा ठीक है, बिल्कुल छोटी परिभाषा लिखते थे संबंध का ना। जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वह प्रत्यय भी संबंध का बोध कराए। यानी कि जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग कराया जाए और वह प्रत्यय भी संबंध का बोध कराता है तो वहाँ संबंधवाचक या स्थानवाचक हो जाएगा, है ना। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करता हूँ मैं आपके इसके उदाहरणों की। ठीक है, उदाहरणों की बात करता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल आपके जो आम जीवन में जो काम आने वाले जो उदाहरण है ना, वही बताऊंगा। उसके अलावा कोई सा भी मैं आपको ऐसा उदाहरण नहीं बता, जैसे कि आपके ममेरा हो जाएगा, चचेरा हो जाएगा, पुपेरा हो जाएगा, ननिहाल हो जाएगा, ददिहाल हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात अपन मामा से कर लेते हैं। ममेरा, चचेरा, ककेरा, ममेरा, चचेरा, ककेरा, मौसेरा। ठीक है, 4 4 के कर लेते हैं ना। देखो आगे, देखो आपके दद्दी हाल, नन्नी हाल, ससुराल। देखो ठीक है, देखो ककेरा, ममेरा, मौसेरा, दद्दीहाल, ननिहाल, और आपके फुपेरा भी हो जाएगा ना। फुपेरा को यहीं लिख लीजिए, फुपेरा। ये चीज़ें आपके इसके अंदर आ जाएगी। दद्दीहाल हो जाएगा, ननिहाल हो जाएगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपके सामाजिक, समाज धन में एक सामाजिक हो जाएगा, शारीरिक हो जाएगा, वैधानिक हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके वैज्ञानिक हो जाएगा। और देखिए, अब यहाँ तक मैं आपको समझा देता हूँ। 1 मिनट, ये डोरी बीच में आ गई। ठीक है, वैज्ञानिक भी इसी के अंदर आ जाएगा, भारतीय भी हो जाएगा, नारकीय भी हो जाएगा, नगरीय भी हो जाएगा, देश भी हो जाएगा। एक और कर लेते हैं आपके भारतीय। ठीक है, नगर भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपन समझते हैं। और ये जो उदाहरण बताए मैंने, एक एक को समझाऊंगा। यानी कि मामा का संबंध बताया जा रहा है कि मामा धन में एरा। ठीक है, चाचा धन में एरा, चचेरा हो जाएगा, चाचा धन में एरा। काका धन में एरा, ककेरा हो जाएगा। बात करता हूँ आगे मौसेरा, मौसा
देखो या तो मासी भी हो जाता या मौसा भी हो जाता। मौसा, मासा मौसी दोनों एक ही बात है, ठीक है। फुपेरा यानी कि फूफा धन में एरा, ठीक है दोस्तों। राज्यपाल और आपके फूफा जी की स्थिति एक ही होती है, ठीक है। दादी धन में हाल, दादी धन में, देखो दादी का दद्दी हाल भी होता है ना, दादी धन में हाल, नानी धन में हाल, ससुर धन में हाल या ससुर धन में आल, ससुराल, आल प्रत्यय है ना, ससुर धन में आल। समाज धन में इक, सामाजिक हो जाएगा, समाज धन में इक। शरीर, शारीरिक यानी शरीर धन में इक, यानी कि संबंध बताया जा रहा है। वैधानिक यानी कि विज्ञान प्लस में इक, ठीक है। और आगे देखिए, वैज्ञानिक यानी कि विज्ञान धन में इक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि विज्ञान का संबंध बताया जा रहा है। भारतीय यानी कि भारत धन में ई है, भारतीय। देखो नागर धन में अ, नागर धन में अ। तो ये हुए आपके दोस्तों भाववाचक, सॉरी संबंधवाचक या स्थानवाचक जो प्रत्यय हैं दोस्तों, ये इसके अंदर आ जाता है। देखो संबंध बताया जा रहा है, प्रत्यक्ष यानी कि संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और वह भी आपके संबंध का ही बोध करवाए प्रत्यय भी। देखो ममेरा मामा धन मेरा, चचेरा चाचा धन मेरा, ककेरा काका धन मेरा, मौसेरा मासा मौसियरा, फूफा धन मेरा, दादी दादी प्लस में हाल हो जाएगा, दादी धन में हाल, नन्नी प्लस में हाल नन्नीहाल हो जाएगा, ससुर प्लस में हाल ससुराल हो जाएगा, समाज प्लस में एक सामाजिक हो जाएगा। देखो और आपके संवैधानिक भी हो जाता है ना, संवैधानिक, संवैधानिक, संविधान धन में इक, क्या हो जाएगा, संविधान धन में इक। ये भी इसी का ही प्रत्यय है, मतलब इसका उदाहरण, ठीक है दोस्तों। विज्ञान, विधान प्लस में इक हो जाएगा, विज्ञान प्लस में इक हो जाएगा, भारत प्लस में ई हो जाएगा, नगर प्लस में ए हो जाएगा, और संवैधानिक यानी संविधान प्लस में इक हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपके जो तद्धित प्रत्यय हैं दोस्तों, इसके 3 भेद बताए हैं, और मिलते हैं कल 3 भेद के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।